मतलब हम सभी ने कभी ना कभी एक ऐसा दरवाजा जरूर देखा है जो दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। उस पर शानदार शीशे का काम होता है, पीतल का एक बड़ा सा हैंडल लगा होता है। हाँ, वो भारी वाले दरवाजे। बिल्कुल। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसे खोलने जाता है ना, तो समझ ही नहीं आता कि उस हैंडल को पकड़कर धकेलना है या खींचना है। और कई बार तो वो दरवाजा सीधे चेहरे पर आकर लगता है। इंसान उसे धकेलता रह जाता है जबकि उसे खींचना होता है। सही कहा। और सबसे मजे की बात तो यह है कि जब वो दरवाजा नहीं खुलता ना, तो इंसान खुद को ही बेवकूफ समझने लगता है। अरे हाँ, जबकि असल गलती तो उस डिजाइनर की होती है जिसने वो दरवाजा बनाया। डिजाइन की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ी विफलता माना जाता है। कोई चीज दिखने में कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो सही से काम नहीं करती या इंसान को ये नहीं बता पाती कि इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो पूरी तरह से बेकार है। एकदम सही बात है। और डिजाइन विशेष रूप से जो यूजर एक्सपीरियंस या यूएक्स डिजाइन होता है, वो मूल रूप से मानवीय समस्याओं को सुलझाने की ही एक प्रक्रिया है। हाँ, और आज के हमारे इस गहन चर्चा का विषय भी यही है। हम यूआई यूएक्स डिजाइन की दुनिया में उतरने वाले हैं। स्रोत के तौर पर हमारे पास एक वास्तविक उभरते हुए डिजाइनर अभिलाष दर्शन का शानदार पोर्टफोलियो है। और इसके साथ ही हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन गाइड्स भी देखी हैं। हाँ, ब्रेन स्टेशन, रिज्यूमे वर्डेड और ऑडिबल जैसी दिग्गज कंपनियों के करियर और इंटरव्यू गाइड्स को हमने खंगाला है। हमारा मिशन ये समझना है कि दुनिया की शीर्ष कंपनियां एक डिजाइनर में असल में खोजती क्या हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। शुरुआत में बहुत से लोगों को लगता है कि यूआई यूएक्स सिर्फ एक कला है, सुंदर रंग चुनना, प्यारे फॉन्ट लगाना। लेकिन इन स्रोत सामग्रियों को गहराई से देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि जिसे हम आर्ट समझ रहे थे, वो असल में इंजीनियरिंग और मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि यूआई यानी यूजर इंटरफेस केवल उस पूरी प्रक्रिया का अंतिम रूप है। वो बस एक आवरण है जो सबसे अंत में आता है। असली चुनौती ये समझना है कि उस स्क्रीन का उपयोग कौन कर रहा है। मतलब उसकी मानसिक स्थिति क्या है। बिल्कुल। वो व्यक्ति उस समय किस स्थिति में है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। जब तक डिजाइनर ये काम कैसे करता है और क्यों करता है वाले हिस्से को नहीं सुलझाता, तब तक ये कैसा दिखता है का कोई मोल नहीं है। तो चलिए एक डिजाइनर की उस यात्रा को शुरू करते हैं जहां से उसे अपनी पहली नौकरी मिलती है, यानी उसका पोर्टफोलियो। स्रोत बताते हैं कि एक बेहतरीन पोर्टफोलियो महज खूबसूरत तस्वीरों का कोई एल्बम नहीं होता। हमारे पास अभिलाष दर्शन का जो उदाहरण है, उन्होंने अपने काम को जिस तरह से पेश किया है वो चौंकाने वाला है। हाँ, उनके पोर्टफोलियो में दो बिल्कुल अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत कुछ साफ कर देते हैं। सही कहा। पहला है फार्मीजी और दूसरा है फ्लेवर फ्लो। इन दोनों की तुलना करना हमें बहुत कुछ सिखाता है। देखिए, यहाँ उपयोगकर्ता का संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट पूरे के पूरे डिजाइन को जड़ से बदल देता है। अभिलाष के फार्मीजी प्रोजेक्ट को ही लें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से किसान ट्रैक्टर या हार्वेस्टर किराए पर ले सकते हैं। तो एक डिजाइनर को यहाँ सोचना पड़ता है कि उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन है। एकदम सही। ये एक किसान है। हो सकता है उसकी उम्र ज्यादा हो, उसकी डिजिटल साक्षरता बहुत कम हो। जरा सोचिए, वो तेज धूप में खेत के बीच खड़ा होकर अपने फोन की स्क्रीन देख रहा है। अच्छा, इसीलिए इस ऐप के डिजाइन में बहुत ही सुलभ और बड़े टाइपोग्राफी का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, विजुअल पदानुक्रम बहुत स्पष्ट है, यानी सबसे जरूरी बटन सबसे बड़ा है और उसका रंग बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ी बात, इसमें इंटरैक्शन को स्टेप बाय स्टेप रखा गया है। एक ही स्क्रीन पर बहुत सारी जानकारी नहीं थोपी गई है। ये बहुत ही तार्किक लगता है। और वहीं दूसरी तरफ उनका फ्लेवर फ्लो प्रोजेक्ट है, जो एक फूड डिलीवरी ऐप है। इसका मनोविज्ञान तो बिल्कुल विपरीत है ना। बिल्कुल विपरीत। यहाँ ऐप इस्तेमाल करने वाले लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो शायद अपने ऑफिस में बैठे हैं, लंच का समय हो गया है, उन्हें बहुत तेज भूख लगी है और उनके पास समय कम है। हाँ, यहाँ अभिलाष ने डार्क थीम यूआई का उपयोग किया है और पूरा जोर इस बात पर दिया है कि खाने की तस्वीरें बेहद आकर्षक दिखें और चेकआउट की प्रक्रिया में कोई भी रुकावट ना आए। मतलब दोनों ही ऐप्स मोबाइल पर चलते हैं, लेकिन किसान को ऐप से विश्वास और स्पष्टता चाहिए, जबकि भूखे ग्राहक को गति और सरलता चाहिए। यही वो बारीकी है जो एक सामान्य डिजाइनर को एक बेहतरीन डिजाइनर से अलग करती है। अभिलाष ने यह भी दिखाया है कि उन्हें फिग्मा और फ्रेमर जैसे टूल्स का बहुत अच्छा ज्ञान है, जैसे फिग्मा में 92% और फ्रेमर में 82%। लेकिन यहाँ मुझे याद आ रहा है, ब्रेन स्टेशन की गाइड एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है पोर्टफोलियो को लेकर। हाँ, गाइड के अनुसार किसी भी कंपनी के सामने पोर्टफोलियो पेश करने का एक निश्चित ढांचा होना चाहिए। जैसे सबसे पहले समस्या क्या है,
फिर रिसर्च, उसके बाद प्रमुख निष्कर्ष, फिर अंतिम डिजाइन और अंत में परिणाम। इस ढांचे को देखकर मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है। बहुत से लोग पोर्टफोलियो को एक फिल्म के ट्रेलर की तरह पेश करते हैं, जो मुझे गलत लगता है। तो आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए? मुझे लगता है एक पोर्टफोलियो असल में एक डिटेक्टिव की केस फाइल की तरह होना चाहिए। मतलब अगर कोई डिटेक्टिव सीधा जज के सामने जाकर कहे ये रहा अपराधी, तो जज पूछेगा ना कि सबूत कहाँ हैं? बिल्कुल पूछेगा। बिना सबूत के केस कैसे टिकेगा? वही तो, डिटेक्टिव को पहले बताना होता है कि अपराध क्या था, मतलब समस्या क्या थी, उसने कहाँ-कहाँ छानबीन की, उसे क्या सुराग मिले और तब जाकर उसने अपराधी को कैसे पकड़ा। लेकिन मैंने देखा है कि कई डिजाइनर्स सीधे अपने खूबसूरत डिजाइन्स पर ही अटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सबसे आसान काम है ना। सुंदर तस्वीरें तुरंत ध्यान खींचती हैं। लेकिन यहीं पर ब्रेन स्टेशन की गाइड एक बहुत ही खतरनाक चीज का जिक्र करती है, जिसे डबल डायमंड ट्रैप कहते हैं। रुकिए, ये डबल डायमंड क्या है? इसका किसी हीरो हीरे से कोई लेना देना है क्या? अरे नहीं नहीं, ये डिजाइन की दुनिया का एक बहुत ही मशहूर फ्रेमवर्क है। इसके 4 हिस्से होते हैं: डिस्कवर यानी खोजना, डिफाइन यानी समस्या तय करना, डेवलप यानी समाधान सोचना, और डिलीवर यानी अंतिम रूप देना। ये 2 हीरो या डायमंड्स के आकार का एक ग्राफ होता है। अच्छा, तो इसमें ट्रैप या जाल कहाँ है? जाल ये है कि बहुत से जूनियर डिजाइनर जब इंटरव्यू में अपना 45 मिनट का प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वे पहले हिस्से यानी डिस्कवर में ही फंस जाते हैं। वे 30 मिनट तक सिर्फ ये बताते रहते हैं कि उन्होंने क्या रिसर्च की, यूजर पर्सोना क्या था। ओह, और मुख्य डिजाइन के लिए समय ही नहीं बचता। हाँ, जब मुख्य यूआई डिजाइन और ये बताने की बारी आती है कि उस डिजाइन ने कंपनी का कितना पैसा बचाया, तो उनके पास सिर्फ 5 मिनट बचते हैं। यानी वे डिटेक्टिव कहानी की शुरुआत में ही इतना खो जाते हैं कि क्लाइमैक्स के लिए समय ही नहीं बचता। एकदम सही। समय का ये कुप्रबंधन इंटरव्यू लेने वालों को ये साफ संदेश देता है कि ये डिजाइनर व्यापार के लक्ष्यों को नहीं समझता। तो मान लीजिए किसी ने अपनी ये केस फाइल बहुत अच्छे से पेश कर दी और इंटरव्यू के अगले राउंड में पहुंच गया, लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार असली पूछताछ तो अब शुरू होती है। हाँ, और इस पूछताछ का सबसे खूंखार हिस्सा है व्हाइट बोर्ड चैलेंज। ऑडिबल और ब्रेन स्टेशन की गाइड्स बताती हैं कि ये 45 से 60 मिनट का एक सेशन होता है, जहां फिगजैम जैसे टूल्स पर डिजाइनर को लाइव काम करना होता है। अब यहाँ मैं थोड़ा असमर्थ हूँ और मुझे एक उलझन है। कैसी उलझन? देखिए, 45 मिनट का भारी दबाव, जहां सीनियर डिजाइनर्स और मैनेजर्स की एक टीम आपको घूर रही हो। क्या ये किसी मास्टर शेफ को टिक टिक करती घड़ी के सामने किसी अनजान रसोई में खड़े होकर एक बिल्कुल नई डिश बनाने के लिए कहने जैसा नहीं है? हाँ, दबाव तो बहुत होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सच में एक शानदार डिजाइनर है, लेकिन उसे भीड़ के सामने काम करने में घबराहट होती है, जिसे हम स्टेज फ्राइट कहते हैं, तो क्या ये सिस्टम ऐसे टैलेंट को बाहर नहीं कर रहा? ये तो सरासर अनुचित लगता है। पहली नजर में बहुत ही अनुचित और डरावना लग सकता है, लेकिन इसे थोड़ा कंपनियों के नजरिए से समझना होगा। टेक इंडस्ट्री में डिजाइनर अकेले एक बंद कमरे में बैठकर कलाकृतियां नहीं बनाते, वे एक बड़ी मशीन का हिस्सा होते हैं। मतलब उन्हें लोगों के साथ काम करना ही होता है। बिल्कुल। व्हाइट बोर्ड चैलेंज के जरिए कंपनियां ये नहीं देख रही हैं कि आप 45 मिनट में कितनी सुंदर स्क्रीन बना सकते हैं, वे ये देख रही हैं कि आप अनिश्चितताओं या एम्बिग्युइटी के बीच कैसे काम करते हैं। जब जानकारी अधूरी हो तो आप क्या करते हैं। तो इस चैलेंज को पार कैसे किया जाता है? इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला है सवाल पूछना। अगर कोई डिजाइनर मार्कर उठाकर तुरंत ड्राइंग शुरू कर देता है ना, तो वो उसी वक्त फेल हो जाता है। अच्छा, मतलब बिना कुछ ड्रॉ किए ही फेल? हाँ, क्योंकि एक अच्छा डिजाइनर पहले सवाल करेगा। वो पूछेगा, हम ये फीचर क्यों बना रहे हैं, प्राइमरी यूजर कौन है, क्या हमारा बिजनेस गोल लोगों को ऐप पर ज्यादा समय तक रोकना है या उन्हें जल्दी से कोई सामान बेचना है। सही बात है। बिना लक्ष्य के डिजाइन कैसे बनेगा? और दूसरा चरण? दूसरा चरण है सहयोग या कोलैबोरेशन। आपको इंटरव्यू लेने वालों को अपनी टीम का हिस्सा मानना होता है। आप उनसे लगातार बात करते हैं और यहीं पर आपके उस इंट्रोवर्ट या घबराने वाले डिजाइनर के सवाल का जवाब मिलता है। कैसे? देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा जीनियस है, लेकिन वो अपने आइडिया को डेवलपर्स या प्रोडक्ट मैनेजर को समझा नहीं सकता, तो कंपनी का काम तो रुक जाएगा ना। हाँ, ये बात तो है। तो ये बात सिर्फ डिजाइन बनाने की नहीं है, बल्कि उस डिजाइन पर चर्चा करने और दूसरों को सहमत करने की है। बिल्कुल। और तीसरा चरण है समय प्रबंधन।
45 मिनट में आपको खुद तय करना है कि 10 मिनट सवालों के लिए, 15 मिनट रफ स्केच के लिए और बाकी समय फाइनल वायरफ्रेम के लिए होगा। ये तो हुई मानसिक परीक्षा, लेकिन ब्रेन स्टेशन की गाइड में एक बहुत ही अजीब तकनीकी परीक्षा का भी जिक्र है, ब्रोकन फिग्मा फाइल टेस्ट। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी मैकेनिक को एक जानबूझकर खराब किया गया इंजन दे दिया गया हो। ये कुछ वैसा ही है। इंटरव्यू में आपको पहले से बनी हुई लेकिन बेहद खराब तरीके से व्यवस्थित की गई एक डिजाइन फाइल दे दी जाती है। इसमें वे आपकी कार्यकुशलता और संगठन कौशल को परखते हैं। मतलब उन्हें देखना है कि आप चीजों को कितनी सफाई से रखते हैं। मान लीजिए फाइल में किसी बटन की लेयर का नाम फ्रेम 142 या रेक्टेंगल 7 रखा हुआ है। एक अनुभवी डिजाइनर उसे तुरंत बदलकर बटन /primary/hover जैसे व्यवस्थित नाम में बदल देगा। लेकिन नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है? काम तो बटन का ही है ना, यूजर को थोड़ी ना लेयर का नाम दिख रहा है। यूजर को नहीं दिखता, लेकिन कंपनी को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब आपकी डिजाइन फाइल एक डेवलपर के पास कोडिंग के लिए जाती है और वहां हजारों लेयर्स के नाम फ्रेम 142 हों, तो डेवलपर को हर लेयर पर क्लिक करके देखना पड़ेगा कि वो क्या है। ओह, इसमें तो बहुत समय बर्बाद होगा। बिल्कुल, इसमें कंपनी के हजारों घंटे और लाखों रुपए बर्बाद होते हैं। इसी तरह इस टेस्ट में यह भी देखा जाता है कि क्या डिजाइनर 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम का पालन कर रहा है या बस मनमाने ढंग से पिक्सल इधर-उधर खिसका रहा है। रुकिए, ये 8 पॉइंट ग्रिड ही क्यों? 7 या 9 क्यों नहीं? क्या इसलिए क्योंकि आज की ज्यादातर स्क्रीन्स के रेजोल्यूशन 8 के गुणकों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं, जैसे 1080 या 1920? अरे वाह, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 8 पॉइंट ग्रिड का उपयोग करने से डिजाइन गणितीय रूप से एकदम सटीक बैठता है। जब डेवलपर उसे अलग-अलग स्क्रीन्स जैसे मोबाइल या टीवी के लिए बनाता है, तो पिक्सल टूटते नहीं है। मतलब डिजाइन हमेशा शार्प दिखता है? हाँ, ये कोई कला का नियम नहीं है, ये पूरी तरह से गणित और इंजीनियरिंग है। तो मान लीजिए आपने अपनी ग्रिड सही कर ली, लेयर्स के नाम सही रख लिए और इंटरव्यू भी पास कर लिया, लेकिन एक बात तो तय है, एक अच्छी डिजाइन वाली ऐप कंपनी को पैसे कमाकर नहीं देती जब तक कि यूजर असल में उसका इस्तेमाल ना करे। एकदम सही। यहीं पर सारा खेल कला से हटकर गणित और डेटा का हो जाता है। रिज्यूमे ऑडिट की इंटरव्यू गाइड साफ कहती है कि सीनियर लेवल पर आपको डेटा की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। हाँ, वे कुछ केपीआई की बात करते हैं। हाँ, जैसे कन्वर्जन रेट, टास्क पूरा करने की दर और बाउंस रेट। स्रोत में ए/बी टेस्टिंग और कार्ट त्यागने यानी कार्ट अबैंडनमेंट को कम करने का जिक्र है। ये कैसे काम करता है? देखिए, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और सामान कार्ट में डालकर बिना खरीदे बाहर आ जाते हैं, तो उसे कार्ट अबैंडनमेंट कहते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए ये अरबों डॉलर का नुकसान है। बाप रे, तो डिजाइनर्स इसे कैसे रोकते हैं? इसे कम करने के लिए डिजाइनर्स ए/बी टेस्टिंग करते हैं। वे एक ही चेकआउट पेज के 2 अलग-अलग वर्जन बनाते हैं। वर्जन ए में बटन लाल रंग का हो सकता है और वर्जन बी में हरे रंग का। अच्छा, और फिर वे आधी जनता को वर्जन ए दिखाते हैं और आधी को वर्जन बी। डेटा उन्हें बताता है कि किस रंग या किस लेआउट से लोगों ने असल में खरीदारी पूरी की। यहाँ डिजाइनर की अपनी पसंद या उसकी ईगो कोई मायने नहीं रखती, जो डेटा कहेगा वही सही है। ये तो बहुत ही पारदर्शी तरीका है। इसी डेटा और व्यापार की रणनीति के हिस्से में एक तकनीक का जिक्र है जिसे मोस्को विधि कहा जाता है। हाँ, ये प्राथमिकता तय करने के लिए है। मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव और वोंट हैव। मुझे ये बिल्कुल किसी लंबी ट्रिप के लिए सूटकेस पैक करने जैसा लगा। जब कोई सूटकेस पैक करता है तो मस्ट हैव उसका पासपोर्ट और जरूरी दवाइयां हैं। इनके बिना ट्रिप हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही एनालॉजी है। शुड हैव अच्छे कपड़े हैं, होने चाहिए, लेकिन अगर 2 शर्ट कम भी हुए तो काम चल जाएगा। कुड हैव वो अतिरिक्त जूते हैं जो शायद ही इस्तेमाल हों, जगह बचे तो रख लो। और वोंट हैव वो भारी किताबें हैं जो इंसान वैसे भी ट्रिप पर नहीं पढ़ने वाला, तो उन्हें घर छोड़ना ही बेहतर है। ये सूटकेस वाला उदाहरण इस विधि को समझने के लिए सबसे बेहतरीन है। लेकिन सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये मोस्को विधि असल में एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। हथियार? वो कैसे? अक्सर कंपनियों में जो स्टेक होल्डर्स या मैनेजर होते हैं, वे डिजाइनर के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे इस ऐप में 50 नई फीचर चाहिए और मुझे सब कुछ इसी हफ्ते चाहिए। वे बहुत हावी होने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो हर ऑफिस की कहानी है। ऐसे में एक समझदार डिजाइनर बहस नहीं करता, वो मॉस्को विधि का उपयोग करता है। वो स्टेक होल्डर से कहता है, हमारे पास 100 पॉइंट का बजट और समय है,
अब आप खुद तय कीजिए कि इन 50 फीचर्स में से कौन से मस्ट हैव हैं और कौन से कुड हैव हैं। क्या बात है। ये तकनीक सामने वाले को मजबूर करती है कि वो अवास्तविक मांगे छोड़ने के बजाय खुद व्यापार के लिए कड़े फैसले ले। मतलब ये बहस से बचने और सामने वाले को ही जिम्मेदारी सौंपने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। लेकिन एक सवाल और उठता है, कई बार डेटा जो नंबर दिखाता है और यूजर फीडबैक जो लोगों की भावनाएं बताता है, वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। तब एक डिजाइनर को क्या चुनना चाहिए? स्रोत सामग्री में एक कैलेंडर आधारित बुकिंग का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। एक कंपनी ने स्पा या सैलून के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने का एक ऐप बनाया। डिजाइन टीम ने तार्किक रूप से सोचा कि बुकिंग के लिए सबसे पहले कैलेंडर दिखना चाहिए जहां से यूजर तारीख चुने। लॉजिकल भी लगता है। लेकिन जब ऐप लॉन्च हुआ तो डेटा ने दिखाया कि बहुत सारे लोग कैलेंडर वाले पेज से ही ऐप को बंद करके जा रहे हैं। डेटा सिर्फ ये बता रहा था कि लोग भाग रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा था कि क्यों भाग रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया? तब टीम ने असली लोगों के साथ यूजर टेस्टिंग की। लोगों के फीडबैक से पता चला कि यूजर को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि किस दिन समय खाली है, बल्कि वे पहले ये तय करना चाहते थे कि उन्हें हेयर कट चाहिए या मसाज। ओहो, मतलब लोगों के लिए तारीख से ज्यादा सर्विस महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल। टीम ने लोगों की बात सुनी और डिजाइन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने कैलेंडर हटाकर पहले सर्विस चुनने का विकल्प दिया। इसे कहते हैं डेटा और इंसान की भावनाओं के बीच संतुलन बनाना। अपनी गलती मानना और उसमें सुधार करना सच में बहुत जरूरी है। हाँ, और ऑडिबल के पीपल प्रिंसिपल्स में भी यही कहा गया है, कस्टमर के प्रति जुनूनी बनो और जल्दी विफल हो और दोहराओ। लेकिन तब क्या हो जब समस्या डिजाइन में नहीं बल्कि साथ काम करने वाले लोगों में हो? काम की जगह पर अक्सर विवाद होते हैं। स्रोत कहते हैं कि इंटरव्यू में व्यवहार संबंधी सवालों के लिए स्टार तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, स्टार तकनीक बहुत काम आती है। मान लीजिए कोई डेवलपर आकर डिजाइनर से कहता है कि यह डिजाइन बकवास है और इसे कोड करना बहुत मुश्किल है, तो इस स्थिति को कैसे संभाला जाएगा? स्टार तकनीक यानी सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिस्पॉन्स, ऐसे ही सवालों का जवाब देने का एक बहुत बढ़िया ढांचा है। इसे थोड़ा समझाएंगे? जरूर। आप इंटरव्यूअर को एक कहानी के रूप में बताएंगे कि एक बार ऐसी स्थिति या सिचुएशन आई थी जहां डेवलपर ने मेरे डिजाइन को खारिज कर दिया था। मेरा टास्क प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना था। अच्छा, फिर एक्शन क्या होगा? तब मैंने एक्शन ये लिया कि मैं उस डेवलपर के साथ बैठा, मैंने उसकी तकनीकी सीमाओं को समझा, पता लगाया कि कौन सा एनिमेशन कोड को भारी बना रहा है। फिर मैंने डिजाइन में ऐसा बदलाव किया जो यूजर के लिए भी अच्छा था और डेवलपर के लिए भी आसान था। और रिस्पॉन्स? और इसका रिस्पॉन्स या रिजल्ट ये हुआ कि ऐप समय पर लॉन्च हो गया। यहाँ कंपनी ये देखती है कि आप अपनी ईगो को किनारे रखकर सहानुभूति और डेटा के जरिए समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि एक यूएक्स डिजाइनर को आधा डिजाइनर, आधा गणितज्ञ और आधा राजनेता होना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा भविष्य की ओर ले चलते हैं। स्रोत सामग्री के अंतिम हिस्से में उभरती हुई तकनीकों और भविष्य के डिजाइन की बात की गई है। हाँ, जैसे AR और VR, ये बहुत ज्यादा। मतलब हम इंसान पिछले कई दशकों से पॉइंट और क्लिक की दुनिया में जी रहे हैं। माउस हिलाया, क्लिक किया या स्क्रीन पर उंगली से टच किया, लेकिन अब हम बोलने और हवा में हाथ हिलाने की दुनिया में जा रहे हैं। जब देखने के लिए सामने कोई भौतिक स्क्रीन ही नहीं होगी, तो क्या UI UX के ये सारे पुराने नियम तब भी लागू होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज पूरी टेक इंडस्ट्री खुद से पूछ रही है। नियम तो वही रहेंगे, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका जमीन आसमान जितना बदल जाएगा। डिजाइन का सबसे मूल नियम क्या है? यूजर के संज्ञानात्मक भार यानी कॉग्निटिव लोड को कम करना। इस संज्ञानात्मक भार को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है यूजर के दिमाग पे पड़ने वाले जोर को कम करना। मतलब उसे ऐप चलाते हुए सोचना ना पड़े कि अब मैं कहाँ क्लिक करूं। बिल्कुल सही। यूजर का दिमाग जितना कम खर्च होगा, डिजाइन उतना ही सफल माना जाएगा। स्रोत में इसके लिए दो बहुत ही विपरीत और शानदार उदाहरण दिए गए हैं। कौन से उदाहरण? पहला है फायर फाइटर्स के लिए VR ट्रेनिंग एप्लीकेशन बनाना। अब सोचिए, एक फायर फाइटर आग के बीच है, चारों तरफ धुआं है, बहुत अधिक खतरा और तनाव है। हाँ, वो बहुत पैनिक वाली स्थिति होगी। ऐसे में उसके चश्मे या हेलमेट के अंदर का डिजाइन कैसा होना चाहिए?
वहां कोई मेन्यू या 10 तरह के बटन नहीं हो सकते। डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि उसे सिर्फ जरूरी जानकारी जैसे ऑक्सीजन का स्तर या बाहर निकलने का रास्ता तुरंत और साफ साफ दिखे। हाँ, वहाँ खूबसूरती से ज्यादा जिंदगी बचाने पर ध्यान होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक म्यूजियम जाने वाले के लिए AR ऐप का उदाहरण लें। म्यूजियम में लोग शांति से कलाकृतियों को देखने जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके स्मार्ट चश्मे में लगातार नोटिफिकेशन तैरते रहें। वो तो बहुत चिड़चिड़ा कर देगा। एकदम। वहां सूचनाओं का पदानुक्रम इतना स्पष्ट और सूक्ष्म होना चाहिए कि यूजर को जानकारी भी मिल जाए कि पेंटिंग किसने बनाई है, लेकिन वो कलाकृति को देखने से विचलित न हो। इसका मतलब है कि डिजाइनर को अब सिर्फ उस छोटी सी चेंज की स्क्रीन के अंदर की दुनिया को नहीं देखना है, उसे उस पूरे भौतिक वातावरण, कमरे की रोशनी, आसपास की आवाज और यूजर के संदर्भ को समझना होगा। बिल्कुल। जब कोई वॉइस कमांड के लिए डिजाइन बनाता है तो उसे ये सोचना पड़ता है कि क्या यूजर के हाथ खाली हैं? क्या वो किसी शोर शराबे वाली सड़क पर है, या शायद मेट्रो में है जहां वो बोलकर पासवर्ड बताने में असहज महसूस करेगा। बिल्कुल। ये सब यूजर एक्सपीरियंस के ही नए रूप हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक सफल UI UX डिजाइनर बनने के लिए सिर्फ अडोबी या फिग्मा जैसे सॉफ्टवेयर चलाना आना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए इंसान के व्यवहार के प्रति गहरी सहानुभूति, एक मजबूत व्यावसायिक समझ और अपनी बात को दूसरों को समझाने की कला का होना सबसे जरूरी है। यही असली स्किल्स हैं। श्रोताओं के लिए ये जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है, भले ही वे खुद डिजाइनर ना हो, क्योंकि हम सभी लोग रोजाना दर्जनों ऐप्स और डिजिटल दरवाजों का इस्तेमाल करते हैं। इस चर्चा के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी हम किसी ऐप में कोई बटन क्लिक करेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि उस एक छोटे से एक्शन के पीछे कितनी गहरी रिसर्च और कितना डेटा विश्लेषण छिपा है। हाँ, हर एक पिक्सल और हर एक एनिमेशन के पीछे एक ठोस तर्क होता है, एक व्यापारिक उद्देश्य होता है, और जो व्यक्ति उस उद्देश्य को कंपनी के मुनाफे और यूजर की आसानी दोनों के फायदे के लिए संतुलित कर पाता है, वही असली मायने में एक बेहतरीन डिजाइनर होता है। और इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं यहाँ एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद थोड़ा उकसाने वाला हो। बताइए। आज हमने पोर्टफोलियो बनाने, इंटरव्यू पास करने और डिजाइन के तरीकों पर विस्तार से बात की, लेकिन सोचिए हम तकनीक में जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अगर आने वाले 2-3 सालों में AI सिर्फ एक कमांड देने पर कुछ ही सेकंड में दुनिया के सबसे बेहतरीन लेआउट, परफेक्ट कलर स्कीम और एकदम सटीक विजुअल डिजाइन तैयार कर दे, तो क्या होगा? ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या भविष्य का UX डिजाइनर एक विजुअल आर्टिस्ट की भूमिका से पूरी तरह बाहर हो जाएगा? क्या उसका काम सिर्फ इंसानों और मशीनों के बीच के रिश्तों और भावनाओं को प्रबंधित करने वाले एक व्यवहार मनोवैज्ञानिक का रह जाएगा? काफी हद तक संभव है। जैसे कि हमने शुरुआत में उस खूबसूरत लेकिन कंफ्यूज करने वाले दरवाजे का उदाहरण दिया था, AI शायद भविष्य में बहुत ही खूबसूरत और तकनीकी रूप से परफेक्ट दरवाजे बना दे, लेकिन वो दरवाजा बाहर की तरफ खुलेगा या अंदर की तरफ, और इंसान उसे देखकर कैसा महसूस करेगा, ये तय करना शायद हमेशा एक इंसान का ही काम रहेगा। इस बारे में